हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो आज का हमारा सेशन है चैप्टर नंबर 8, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। सुपर क्विक रिवीजन है, मतलब कि जैसा कि आप देख रहे हैं आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो अब ये वीडियोस जो हैं वो आपको कैसे हेल्प करेंगी, इनमें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, बट हमारा टारगेट चैप्टर कंप्लीट करना नहीं है। टारगेट ये है कि कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर अच्छे से लिख सकें। ठीक, और वो कब लिख पाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। इसी के साथ हम रिवीजन भी करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। हर एक टॉपिक पे मैं आपको ये बता दूंगी कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो आपको क्या मेन पॉइंट्स पर फोकस करना है। आपको क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन भी करने हैं रिवीजन के लिए। ठीक, तो रिवीजन करने के लिए पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइएगा और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे ही नेशन बिल्डिंग की बात आती है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, आपने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर। हमने ये चैप्टर वन शॉट वीडियो में भी कंप्लीट किया हुआ है। उसमें हमने हर एक सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़कर देखा था कि क्या क्या मेन पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पढ़ना है नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। अब नेशन एंड नेशन बिल्डिंग जैसे ही कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहानी, तो कहानी स्टार्ट होती है 14-15 अगस्त 1947 से, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं। ये एक अपनी स्पीच देते हैं। स्पीच कौन सी थी? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। और ये कब देते हैं ये स्पीच? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिस दिन मतलब ये जो मिडनाइट का टाइम है 14-15 अगस्त, उस दिन। अब देखो, नेशनल मूवमेंट्स जो इंडिपेंडेंस से पहले हुए तब बहुत सारी वॉइसेस थी, आवाज़ें थी। आवाज़ें मतलब यहाँ पर कि डिमांड थी, नीड्स थी कि जैसे ही इंडिपेंडेंट होंगे तो हमें ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस, कल्चरल बेसिस, ऐसी तरह तरह की डिमांड थी। बट दो गोल सभी को क्लियर थे बहुत अच्छे से, और वो ये थे कि नेशन बिल्डिंग के लिए जिस पर सभी लोग एग्रीड हुए। तो ऐसे कौन से दो गोल थे जिस पर सभी लोग एग्री थे? तो सबसे पहला था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी, जो भारत सरकार होगी, वो लोकतंत्र के आधार पर गवर्न की जाएगी, मतलब कि डेमोक्रेसी। ठीक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन रहेगा। एक सेकेंड। ठीक, तो मतलब कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन रहेगा, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं और सिटीजन्स के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये चीज़ पर सभी लोग एग्रीड थे। और दूसरा कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस पर सभी एग्रीड थे? तो ये था कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो गरीबों के लिए और वीकर सेक्शंस के लिए वर्क करेगी। ठीक, देखो, वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसमें हम देखते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस में SC, ST, OBC, ठीक, वुमेन, ऐसे करके ये जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस या सोशली डिसएडवांटेजेस्ड ग्रुप हैं, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अदरवाइज जो गवर्नमेंट है वो सभी के भले के लिए, फॉर गुड के लिए काम करेगी। ठीक, क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन अगर ये आ जाए यहाँ से कि मेन दो पॉइंट पर सभी कौन एग्री थे, या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो दो चीज़ याद रखना है, एक डेमोक्रेसी, दूसरा गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू हो रही थी राष्ट्र बनाने की, लेकिन इस बीच में यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी थे। हम जानते हैं जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इंडिया कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली तो फोकस हम किस चीज़ पे करेंगे? हम जानते हैं कि इंडिया अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है। अगर हम नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट तक इंडिया की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, कल्चर हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी है। ठीक, तो हमारे लीडर्स ये चाहते थे कि इनमें एकता बनी रहे, इनको सबको एक साथ कैसे लेके आए। तो मेन पॉइंट, जो मेन प्रॉब्लम थी, सबसे पहले प्रॉब्लम नहीं चैलेंज ही था, वो था अकोमोडेशन एंड यूनिटी।
सबसे पहला इमीडिएट चैलेंज यही आया कि कंट्री को शेप करना है और डाइवर्सिटी को एक साथ रखते हुए, किसी को भी लैंग्वेज बेसिस पे, कल्चर बेसिस पे या इतनी सारी डाइवर्सिटी के बेसिस पे हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, इंडिया के जो लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, तो इन्हें किस तरीके से हम एक साथ रखेंगे एकता के साथ, पहला चैलेंज था। ठीक, तो एकोमोडेशन एंड यूनिटी। अगर क्वेश्चन आ जाए कोई 2 चैलेंजेस लिखना है तो अब ये याद रहेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सीरियस कंसर्न तो ये था कि अभी हम कैसे भी करके शेप कर भी दें तो इंडिया ऐसे कब तक एग्जिस्ट करेगा, कब तक ऐसी यूनिटी रहेगी। तो इंडिया के फ्यूचर को लेकर भी टेंशन थी एज अ यूनिफाइड कंट्री, और इसी के साथ इंडियन टेरिटरी जो थी उनका इंटीग्रेशन, जिसमें हम इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या था या नेक्स्ट चैलेंज था इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना या लोकतंत्र को स्थापित करना, ये कैसे किया जाएगा। हम जानते हैं, स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं कि ऐसा कहा जाता था कि जहाँ लिटरेट लोग होंगे, एजुकेटेड होंगे, बिजनेस क्लास प्रोफेशनल्स होंगे, वहीं इलेक्शंस हो सकते हैं। बट इंडिया में हमने उस टाइम पे देखा कि इलिटरेसी थी, तो इलेक्शंस कैसे होंगे। बट इंडिया काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल प्रूव करता है कि हर एक कंट्री में इलेक्शन हो सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लिटरेसी, इलिटरेसी एंड एनी अदर थिंग। ठीक, तो ये चैलेंज जो था कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कैसे करें, तो फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए, इसी के साथ साथ राइट टू वोट दिया हर एक नागरिक को। ठीक, इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, हम जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद थर्ड चैलेंज था डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी। पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट और वेलबींग एक अपने आप में चैलेंज था, और हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ग्रांट करता है, प्रोटेक्शन देता है हर एक सोशली डिप्राइव्ड सेक्शंस को। डीपीएसपी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, क्लियर हुए ये 3 चैलेंजेस। अब लीगेसी ऑफ पार्टीशन की हम बात करते हैं, ये पॉइंट हमको पढ़ना है। तो चैलेंज था रेफ्यूजी और रीसेटलमेंट का। कैसे, तो यहाँ पे जब हम रेफ्यूजी और रीसेटलमेंट की बात करते हैं तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं पार्टीशन पर। पार्टीशन जो हुआ ब्रिटिश इंडिया का, ठीक, या पार्टीशन ऑफ इंडिया। 2 नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड होते हैं, जो कि था इंडिया और पाकिस्तान, और ये रिजल्ट था डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया का इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 नेशन थ्योरी थी। 2 नेशन थ्योरी की अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए किसने दी है, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा आई, और इसमें इन्होंने कहा कि इंडिया में 2 लोग हैं, 2 पीपल्स आर देयर इन इंडिया, एक तो हिंदू हैं और दूसरे मुस्लिम हैं, और ये जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, इनका कहना था ये सेपरेट कंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है मुस्लिम्स के लिए, फॉर मुस्लिम्स, 2 डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ दैट कुड नॉट को एग्जिस्ट विद इन अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। ये थी 2 नेशन थ्योरी। ठीक, अब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की अगर हम बात करें तो पार्टीशन का जो आइडिया ही था, ऐसा सोचना कि पार्टीशन कर दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए या इंडिया और पाकिस्तान बन जाए, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और इसी के साथ और ज़्यादा पेनफुल क्या था, ये डिफ़िकल्ट था पार्टीशन को इम्प्लीमेंट करना। तो पार्टीशन के लिए एक सिद्धांत को फॉलो किया गया, एक प्रिंसिपल को फॉलो किया गया, और वो प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया पार्टीशन के लिए, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़ का। ठीक, क्लियर हुई यहाँ तक की कहानी। अब आगे क्या होता है, इस प्रिंसिपल की वजह से कौन सी डिफ़िकल्टीज आई। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि ब्रिटिश इंडिया में पहली बात तो ऐसी कोई सी भी टेरिटरी नहीं थी जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, कि पर्टिकुलरली मुस्लिम ही रहते हैं। ठीक, मेनली 2 एरिया थे मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ। एक था वेस्ट पाकिस्तान, अगर मैं कहूँ, जैसे मान लो ये इंडिया है तो ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश देखते हैं।
ठीक, तो ये पांडा जी पर हमने लिख दिया है। तो ये बांग्लादेश था, ये 2 टेरिटरी थी। और अब इन दोनों को कैसे ज्वाइन किया जाए, मेन प्रॉब्लम ये भी थी। प्रॉब्लम क्या थी, क्यों, कैसे इन्हें ज्वाइन किया जाएगा, मेनली ये डिसाइड करना कैसे पॉसिबल हो पा रहा था। तो इंडियन टेरिटरी इन दोनों को, इन 2 एरिया को सेपरेट कर रही थी, मतलब कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को। अनदर डिफ़िकल्टी ये थी कि सारे ही मुस्लिम नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं या हम डिवीज़न होने दें। और उनमें से सबसे पहले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहते हैं। ये 2 नेशन थ्योरी को स्ट्रांगली अपोज्ड करते हैं और ये नहीं चाहते थे पाकिस्तान में मिलना या पाकिस्तान में ज्वाइन होना। पंजाब और बंगाल 2 ऐसे एरिया थे जो रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पर सेपरेटेड थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन लोअर लेवल पर भी। और ये डिसीजन इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाया 14 और 15 अगस्त को कि कैसे हम डिवीज़न करें। अब प्रॉब्लम और ज़्यादा खतरनाक कब हो जाती है, जब लाखों हिंदू और सिख एरिया जो पाकिस्तान में थे और मुस्लिम एरिया जो भारत में थे, वो अपने आप को ट्रैप्ड की तरह फील करने लगे, फंसा हुआ महसूस करने लगे। उन्होंने अपने आप को एक एलियंस की तरह देखा अपने ही घर में, क्योंकि उन्हें कहा जा रहा था आप यहाँ से जाइए। ठीक, दोनों ही तरफ से माइनॉरिटीज़ पर अटैक किया जा रहा था। जहाँ मुस्लिम कम थे वहाँ मुस्लिम पर अटैक, जहाँ हिंदू कम थे वहाँ हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा था और इस तरीके से हिंसा भड़क जाती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए पार्टीशन के, देखो मेन पॉइंट सिर्फ इतना ध्यान रखना, आप लोग आंसर लिख लोगे बहुत आसानी से, बस ध्यान से सुनते जाओ कि हम फोकस किन पॉइंट्स पर कर रहे हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन क्या हुए, तो पार्टीशन की वजह से सब जगह मैसेकर देखने को मिला, बहुत से लोग मारे गए, इवन वुमेन्स को क्या किया गया, रेप किया गया, और इसी के साथ साथ बहुत से लोगों को इंजर्ड किया गया धर्म के नाम पर। 3 सिटी थी, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए, जहाँ पर हिंदू, सिख, मुस्लिम को अवॉइड किया गया एक दूसरे के एरिया में आने से। दोनों ही साइड पे अगर हम देखें तो उन्हें बॉर्डर्स की तरफ जाने को मजबूर किया गया कि आप यहाँ से जाइए, और इस वजह से ये रेफ्यूजी कैंप्स में शेल्टर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, अब पीपल जो थे वो अपने आप को बहुत अनहेल्पफुल फील कर रहे थे। मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया में है, अब यहाँ से उन्हें सब कह रहे हैं कि आप इस एरिया में चले जाइए, लेकिन यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, इनकी हेल्प नहीं कर रही थी। न्यू बॉर्डर पर ये जाते हैं ट्रांसपोर्ट के मोड से, इवन पैदल भी चलकर गए, और जब उस टाइम पे ये पैदल चलकर जाते हैं इन्हें मारा जाता है, इंजर्ड किया जाता है, वुमेन्स के साथ रेप किया जाता है। बहुत सी वुमेन, हज़ारों की तादाद में महिलाओं को एबडक्ट किया जाता है, रेप किया जाता है दोनों साइड से, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। फोर्सफुली उन्हें कन्वर्टेड किया जाता है और कंपेल्ड किया जाता है कि वो शादी कर लें टू गेट मैरिड, रिलीजन के लिए, धर्म के लिए। और अब those who did make it across the border discovered that they had nowhere to call home, इनका कहीं भी इन्हें घर देखने को नहीं मिला, और कम से कम 10,000 जो रेफ्यूजीज़ थे जो यहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या हो रहा था, कुछ मंथ, कुछ साल जो उन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स में बिताए। अब नेहरू जी की क्या अप्रोच रही नेशन बिल्डिंग में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी जो ये डिवीज़न हो रहा था स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ में, उसके अगेंस्ट में एक डिसीज़न लेते हैं, एक स्टेप लेते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक, पार्टीशन की बात हो गई, अब नेशन बिल्डिंग की जो बात हो रही है, इसमें इन्होंने देखा कि अब क्या करें, जो डिवीज़न ऑफ द अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीज़न ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़, इसको रोकने के लिए क्या करें। तो इसके लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है 1953 में, ताकि क्या करें, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की, जो छोटे छोटे एरिया में लोगों की डिमांड है, जो वो चाह रहे हैं, उन्हें हम फुलफ़िल कर सकें। इसके लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है 1953 में, और इस वजह से वो ये कह रहे थे कि ये जो सब अलग अलग जाना चाह रहे हैं, इन्हें एक जगह पर हम यूनिटी के साथ इंडिया में ही रखेंगे। ठीक,
पीसफुल नेगोशिएशंस होता है सारे स्टेट्स के साथ और इंडियन यूनियन में सभी आते हैं एक डॉक्यूमेंट साइन करके, और वो डॉक्यूमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन अंडर हिज अप्रोच। ठीक, क्लियर हुआ। अब आगे की कहानी देखो। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के ही एफर्ट्स थे कि इंडिया सेक्युलर स्टेट की तरह इमर्ज होता है मिड 28th सेंचुरी में। ठीक, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नेहरू जी की अप्रोच बताइए नेशन बिल्डिंग में, तो हमें 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉलर प्रिंसिपैलिटीज़ के अगेंस्ट में इन्होंने वर्क किया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, रीजनल एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए पीसफुल नेगोशिएशंस हुए, और डॉक्यूमेंट कौन सा इन्होंने साइन करवाया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ठीक, क्लियर हुआ। और लास्ट पॉइंट ये हमें ऐड कर देना है कि सेक्युलर स्टेट इनके एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हो पाया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहले तो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। इन्होंने गृह मंत्री, होम मिनिस्टर की तरह भी सर्व किया इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और कहाँ से ये मेजर लीडर इमर्ज हुए या कहाँ से इन्हें मुख्य लीडर की तरह देखा गया, तो एक था खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, 1980 का, और दूसरा था बारदोली सत्याग्रह 1928 का। ठीक, इनका मेन रोल कहाँ पे रहा, तो प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन करने में, ताकि इंटीग्रेशन हो सके इंडियन टेरिटरी के, इंडियन यूनियन के साथ। ठीक, क्लियर हुआ। तो इसमें इन्होंने क्या कहा और कैसे किया, तो सबसे पहले तो इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ही इज़ नोन एज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनकी जो अप्रोच थी टू द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, टू द क्वेश्चन ऑफ द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया, वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी। अब क्या इनकी स्टेप्स थी, इन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिए इंटीग्रेशन के लिए, तो इनका अगर हम पॉलिटिकल एक्सपीरियंस देखें और जिस तरीके से ये डिप्लोमेटिक प्रूफ्स देते हैं, और ये देख सकते थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, देख सकते थे, मतलब अनुमान ये लगा सकते थे, फॉर साइटेडनेस थी इनमें। तो इन्हीं की वजह से जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, उसमें से इंडिपेंडेंस से पहले ही काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स अपना कंसेंट दे चुके थे कि हमें इंडिया के साथ मर्ज होना है। चैलेंज इन्हें 3 स्टेट्स के साथ आया। वो 3 स्टेट्स थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक, ये 3 स्टेट्स में इन्हें चैलेंज फेस करना पड़ा, लेकिन इनके ही लीडरशिप में ये हैदराबाद और जूनागढ़ को इंडिया के साथ मर्ज करा पाए। सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो इन्हें बहुत अच्छे से जिन्ना के जो नेक इरादे ही कहेंगे, जिन्ना जी के जो इतना गलत चाह रहे थे, तो जो जिन्ना के जो इरादे थे, जो इंटेंशंस थे, उससे इन्हें, मतलब जो 2 नेशन थ्योरी को लेकर इरादे थे, वो कहीं ना कहीं तक इन्हें ये वेल वर्स्ड थे, इन्हें पता था। इनका जो कश्मीर पर ओपिनियन था वो डिफरेंट था अदर लीडर्स के कंपैरिजन में। ये चाहते थे कि जिस तरीके से हैदराबाद का इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक उसी तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू कश्मीर का भी इंटीग्रेशन करा लिया जाए। अब हैदराबाद की कहानी अभी हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत से रीज़न की वजह से जो कश्मीर का जो एक इशू था वो कहीं ना कहीं तक इसमें फुलफिल नहीं हो पाए सरदार पटेल। लेकिन ये एक आउटस्टैंडिंग लीडर कहे जाते हैं, कंबाइंड इन हिमसेल्फ फीचर्स ऑफ मतलब कि एक ऐसे लीडर जिनमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट पर्सन। ठीक, क्लियर हुआ। अब गवर्नमेंट्स की अप्रोच क्या रही, पहले तो ये पढ़ते हैं हम। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो क्या करती है, डिफरेंट साइजेस को देखते हुए कुछ स्टेप्स लेती है। मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करती है और कहती है कि दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक, और स्टेट को फ्री होना चाहिए कि वो जो भी अडॉप्ट करना चाहें कर लें। ये मुस्लिम लीग का कहना था, इसलिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में रहती है। गवर्नमेंट की अप्रोच में 3 कंसिडरेशंस थे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा द पीपल ऑफ, बहुत से लोग जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो इंडिया में ही आना चाहते थे। ठीक है, ये क्लियर था। द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। सेकेंडली इन्होंने देखा कि गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल थी कुछ रीजन्स को ऑटोनॉमी देने में। और थर्डली पार्टीशन की वजह से
जो डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी का एक कहीं ना कहीं तक चैलेंज आ रहा था, इंटीग्रेशन कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैज अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस, मतलब कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज को बनाए रखना एक ये कहीं ना कहीं तक कंसिडरेशन इनका था। 15 अगस्त 1947 से पहले पीसफुल निगोशिएशंस के वजह से बहुत से स्टेट्स जिनकी टेरिटरीज न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया पर आ रही थी, ये स्टेट्स में आ जाते, इंडिया में आ जाते, इंडियन यूनियन में आ जाते हैं। लेकिन बहुत से स्टेट्स के रूलर अगर हम देखें तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, जिसका मतलब ये था कि उनका स्टेट एग्री होता है यूनियन ऑफ इंडिया में पार्ट बनने के लिए। अब जो 3 स्टेट्स की हम बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले हम हैदराबाद की बात करेंगे। ब्रिटिश इंडिया में लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद, ठीक। कुछ पार्ट्स ओल्ड हैदराबाद के आज की डेट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पार्ट हैं। तो अब क्या कहानी हुई हैदराबाद में, तो जो इनके निज़ाम थे ये रिचेस्ट पर्सन थे वर्ल्ड में, अगर हम विश्व में देखें तो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे। ये हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे, ठीक। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया था नवंबर 47 में। तो अब निज़ाम जी चाह रहे थे कि हमारा हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेटस में रहे, मतलब ना इंडिया में ज्वाइन हो ना पाकिस्तान में। लेकिन क्या होता है, जो हैदराबाद के लोग थे, जो वुमेन्स थी, पीजेंट्री थे, पीपल ऑफ हैदराबाद, ये निज़ाम के अगेंस्ट में ऑप्रेसिव हो जाते हैं और मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा था उसका एपिसेंटर था हैदराबाद, ठीक। हैदराबाद में कांग्रेस और जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी ये फोरफ्रंट पे थे मूवमेंट के, निज़ाम के अगेंस्ट में। अब निज़ाम क्या चाहते थे कि ये सारे जो दंगा फसाद हो रहा है ये बंद हो जाए। तो निज़ाम क्या करते हैं, इनकी पैरामिलिट्री फोर्स होती है रज़ाकर, इसकी हेल्प से ये मूवमेंट को दबाना चाहते हैं, सप्रेस्ड करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखा गया कि जो पैरामिलिट्री फोर्स रज़ाकर थी ये लोगों का मर्डर करती है, रेप करती है, लूटती है, पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स को। यहाँ पे ये काम हो रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सितंबर 1948 में आर्मी वहाँ पर भेजती है, ठीक। इंडियन आर्मी निज़ाम फोर्सेस को कंट्रोल करती है। कुछ ही दिन के बाद निज़ाम सरेंडर कर देते हैं और इस तरीके से हैदराबाद का सेशन होता है इंडियन यूनियन में। क्लियर हुआ, अच्छे से याद हो गया। अब क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत मत करके आना, ठीक। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की भी कहानी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ मणिपुर में, देखो आज़ादी से पहले मणिपुर में महाराजा ऑफ मणिपुर थे बोधचंद्र सिंह। इन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया इस एश्योरेंस पर कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, जो मणिपुर में हमारे विद इन मणिपुर जो ऑटोनॉमी है वो मेंटेन रहेगी। जून 1948 में इन पर प्रेशर आता है कॉमन पीपल का और इस वजह से ये इलेक्शंस करवा देते हैं जून 1948 में और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। इंडिया का ये पहला ऐसा पार्ट है मणिपुर जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर इलेक्शंस हुए हैं, ठीक। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मणिपुर का मर्जर कैसे किया जाए इंडिया के साथ, विद इंडिया। स्टेट कांग्रेस इस मर्जर को फेवर करती है, लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टीज ये मर्जर नहीं चाहते थे, मतलब ये लोग नहीं चाह रहे थे कि मणिपुर इंडिया के साथ मिल जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो महाराजा थे उन्हें सक्सेसफुली कन्विंस कर देती है और महाराजा सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली का इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं किया जाता है, ठीक। अब कश्मीर इशू पर आते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद और जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, रूलर्स ऑफ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें राइट दिया गया था कि या तो इंडिया ऑप्ट कर ले या पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट रहें कुछ रिजर्वेशंस के साथ। ये पॉइंट याद रखना, विथ सर्टेन रिजर्वेशंस टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक। अब कौन थे कश्मीर के महाराजा, तो महाराजा थे कश्मीर के हरि सिंह। इनका मानना ऐसा था कि इस डिसीजन को अगर हम डिले करते जाएंगे
टू बी अ पार्ट ऑफ आइदर इंडिया और पाकिस्तान, तो इनका प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा जितना हम डिसीजन को डिले करेंगे। लेकिन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पर वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट में, मतलब कश्मीर के वेस्टर्न एरिया में मुस्लिम मैटर्स पर काफ़ी सारे रिवॉल्यूशन होते हैं और इस वजह से अक्टूबर 1947 में भारत सरकार के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ महाराजा हरी सिंह क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर देते हैं। ठीक। आफ्टर दिस लोकलाइज्ड वेलफेयर कंटिन्यूड इन द स्टेट during 1948 and ended through the investment of UN in a ceasefire that took effect in January 1949। अब इसके बाद जो लोकलाइज्ड थे उनका कल्याण को लेकर काम चलते रहे 1948 तक, और ये कब ख़त्म हो गए, जब UN सीज फायर में इन्वेस्ट करता है जो इफेक्ट में आता है जनवरी 1949 से। इन जुलाई ऑफ दैट ईयर इंडिया और पाकिस्तान डिफाइन करते हैं सीज फायर टाइम, मतलब कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो डिवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी को। देखो क्या हुआ, हमने ये देखा कि वेलफेयर कंटिन्यूड हुआ। आफ्टर दिस लोकलाइज्ड वेलफेयर कंटिन्यूड इन द स्टेट ड्यूरिंग 1948, और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जुलाई में इंडिया पाकिस्तान एक सीज फायर डिफाइन करते हैं। सीज फायर टाइम जो था, सीज फायर टाइम मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो वॉर चल रहा था उसके लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई जाती है, LOC जिसे हम कहते हैं, जो टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरी को डिवाइड कर देती है। बहुत से प्रपोजल्स आए कश्मीर इशू को, डिस्प्यूट जो कश्मीर पर था उसे ख़त्म करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तक जो आतंकवाद था, जो टेररिज्म था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद चाइनीज़ इनकर्शन होता है लद्दाख में 1962 में, फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है 1971 में। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन कश्मीर इशू सॉल्व नहीं हो पाया। कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 370 के तहत, और इसके बाद जम्मू कश्मीर में फिर भी काफ़ी सारे वायलेंस देखने को मिले, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो ये जो वर्ड्स हैं ना, ये कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स जब आपको क्वेश्चन जब 1 मार्क या 2 मार्क्स का आता है तो ये वर्ड्स आपको यहाँ पर यूज़ होने चाहिए। आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में जो आप यूज़ कर सकते हैं। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट देखने को भी मिला, किसका, कश्मीरी पंडित्स का कश्मीर वैली से। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान फोर्सेस सीज फायर लाइन के जो सामना एक तरीके से खड़ी हुई हैं, उसके अलावा इंडियन यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस बनाया, स्पेशली 1980s से। ठीक। 2019 तक मिलिट्री प्रेजेंस रहा, उसके बाद हम जानते हैं आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। अब इसके आगे हमको क्या देखना है, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे क्या पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं। अभी तक हमने इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ा, कैसे गवर्नमेंट की अप्रोच रही, कैसे नेहरू जी ने काम किया, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काम किया। अब एक प्रॉब्लम क्या थी, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स क्या बोल रहे थे। जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उसी टाइम पे ये बातें चल रही थी। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लैंग्वेज बेसिस पर काम करना है, स्टेट्स बनाने हैं, बट बाद में लीडर्स ये सोचते हैं कि अगर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया या लैंग्वेज बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो ये डिसरप्शन या डिसइंटीग्रेशन होगा कहीं ना कहीं तक। और इस वजह से नागपुर सेशन जो होता है, आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920, बहुत सी प्रोविंशियल कमिटीज़ क्रिएट होती हैं लिंग्विस्टिक जोन्स पर, मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था उसको ये नहीं मानती हैं, और ये कमिटीज़ लिंग्विस्टिक जोन्स, मतलब कि मान लो इतना एरिया अदर लैंग्वेज का, ये लैंग्वेज, तो इस बेसिस पर ये बन गए, ना कि ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न पर। अब क्या होता है इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन लीडर्स रिजेक्ट कर देते हैं लैंग्वेज को आधार मानना फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के लिए। उन्हें लग रहा था कि अगर लैंग्वेज बेसिस पर हम ऐसे बना देंगे तो डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। अब सेंट्रल लीडरशिप क्या करती है, सोचती है कि इस मैटर को पोस्टपोन कर देते, बढ़ा देते, कि लैंग्वेज बेसिस पे जो स्टेट्स बनाने की बात कही थी उसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन अब बात ये हो रही है कि पोस्टपोन क्यों करना पड़ा। अगर आप नेशनल मूवमेंट के टाइम पर कह रहे थे कि लैंग्वेज बेसिस पर बनाएंगे
अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि डिसरप्शन होगा, क्या रीज़न था? तो जो नीड थी पोस्टपोनमेंट की वो इसलिए फेल्ट हुई क्योंकि जो कहीं ना कहीं तक प्रिंसली स्टेट्स की हम बात करें वो भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तो इस चीज़ को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन नेशनल लीडर की जो लीडरशिप पर जो ये अप्रोच थी कि लैंग्वेज बेसिस को पोस्टपोन कर दिया जाए, कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स बनाए, ये कहीं ना कहीं तक लोकल लीडर्स और लोगों के मन में एक भावना कैसी पैदा करती है कि ये चीज़ गलत हो रही है, क्यों इस मैटर को पोस्टपोन किया गया। अब जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस, जिसमें आज की डेट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट और केरला और कर्नाटका इंक्लूडेड थे, ठीक, विच इंक्लूड्स प्रेजेंट डे और ये सारे स्टेट्स, ठीक। अब एक विशलेंद्रा मूवमेंट चलता है। क्या था ये मूवमेंट? ये आंध्र के लिए सेपरेट आंध्र बनाए, इसके लिए ये मूवमेंट चलता है कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं उन्हें मद्रास प्रोविंस से सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। मतलब कि सपोज ये मैप के थ्रू अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पर कहा गया कि जितने भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं उन्हें मद्रास से सेपरेट कर दिया जाए। ये विशलेंद्रा मूवमेंट में स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक कांग्रेस लीडर होते हैं जिन्हें वेटरन गांधी भी कहते हैं। ये पोट्टी श्रीरामुलु, ये इंडेफाइनाइट फास्ट पर चले जाते हैं, ये कुछ खाते पीते नहीं हैं और इनकी डेथ हो जाती है 56 डेज़ के बाद। तो ये एक तरीके से ये जो कांग्रेस लीडर बैठते हैं कि आप सेपरेट आंध्र बनाइए ओल्ड मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, इस वजह से जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा हिंसक प्रोटेस्ट होता है, वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्ट्रीट्स पर आ जाते हैं और पुलिस के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और उसके बाद बहुत से लेजिस्लेटर्स भी रिज़ाइन कर देते हैं इस प्रोटेस्ट में। फाइनली प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी आंध्र स्टेट का फॉर्मेशन और मतलब अनाउंस करते हैं कि फॉर्मेशन होगा आंध्र का। कब? दिसंबर 1952 में, इन दिसंबर 1952। फिर इसके बाद जैसे ही आंध्र प्रदेश बना तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों बनाना पड़ा? तो अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने देखा होगा किसी एक व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की परमिशन दे दी और अन्य व्यक्ति उस परमिशन के लिए अगर लड़ रहे थे तो उनके पास एक बेस बन जाता है कि आपने इस व्यक्ति को परमिशन दे दी, अब आप हमें भी परमिशन दीजिए। और इसी वजह से आंध्र प्रदेश का जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट होता है तो अदर रीजन्स भी इस बात पर बोलने लगते हैं कि स्टेट्स लिंग्विस्टिक लाइंस पर बनाए जाए। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट इस फोर्स में आकर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है 1953 में कि ये जो इशू है इसे रिऑर्गेनाइज करें और फिर से बाउंड्रीज रिड्रॉ करें इन डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कमीशन एग्री करता है कि स्टेट बॉर्डर्स क्या करेंगे, किस बेसिस पर होंगे, रिफ्लेक्ट दी बाउंड्रीज ऑफ डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, मतलब लैंग्वेजेस बेसिस पर होंगे। 1956 में ये जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो पास्ड होता है और उसके बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं, वर फॉर्म्ड। ठीक, क्लियर हुआ। और इसके आगे अगर हम देखें तो अब क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स में सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र है। लिंग्विस्टिक स्टेट अगर हम बात करें, द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स डिड नॉट मीन, हाउएवर जितने भी स्टेट्स इमीडिएटली लिंग्विस्टिक स्टेट बनेंगे, however all state immediately became linguistic states। ठीक, ये रिपीट हो गई शायद से लाइन, हाँ अब ठीक है। देखो यहाँ पर एक आधार सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस ही नहीं था या फिर प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक, मतलब कि ये नहीं था कि सारे ही स्टेट लिंग्विस्टिक स्टेट हो जाएंगे। कुछ बाईलिंगुअल, मतलब कि देयर वाज एक्सपेरिमेंट ऑफ बाईलिंगुअल बॉम्बे स्टेट। जैसे बॉम्बे की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन थे? गुजरात और मराठी, गुजराती स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग पीपल थे। ठीक, और उसके बाद पॉपुलर एजिटेशन होता है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे बनते हैं कब? 1960 में। ठीक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये भी 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स यहाँ पर थे, हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग। पंजाबी स्पीकिंग जो पीपल थे वो कहीं ना कहीं तक एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, लेकिन
1966 में जाके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सेपरेट होते हैं पंजाब स्टेट से। तो इमीडिएटली कहीं कहीं पर नहीं इफेक्ट हुए, बहुत टाइम बाद हुए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात अगर हम करें तो अनदर मेजर रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में 1972 में देखने को मिला। मेघालय को कहां से निकाला गया? असम से इन 1972। ठीक, मणिपुर और त्रिपुरा भी 2 स्टेट्स बने, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब आए? 1987 में। नागालैंड सबसे पहले बना था, और कब बना था नागालैंड? 1963 में। ठीक, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2000 में 3 न्यू स्टेट्स बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मतलब कि 1, 9 और 15 नवंबर को, मतलब कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड बना। ठीक, क्लियर हुआ? और बेसिस क्या था यहाँ पर? बेसिक लैंग्वेज नहीं था, जैसे कि हम कह रहे हैं कि सभी जगह लैंग्वेज नहीं देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लोकेशन की वजह से ये डिवीज़न, हमें डिवीज़न नहीं, फॉर्मेशन देखने को मिला। जब से ये बने हैं मतलब ये तीनों स्टेट्स बने हैं, पर कैपिटा इनकम और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। रीऑर्गेनाइजेशन की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं तक काफ़ी टाइम तक चलती रही, और बहुत से मूवमेंट्स चले, स्मॉलर स्टेट्स बने, स्टेट्स ब्रेक अवे हो जाएं। विदर्भ है जैसे महाराष्ट्र में, हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न रीजन, वेस्ट बंगाल नॉर्दर्न रीजन, ये कुछ स्टोरीज अभी भी चलती रहती हैं रीऑर्गेनाइजेशन की। और इसी के साथ ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है, आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत आसानी से आंसर लिख सकते हैं। और इससे ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ आया है, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।